नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ऑफ हिपेटोसेलुलर फंक्शंस। ठीक है, यानी कि वो वाले टेस्ट जो हम हिपेटोसाइट्स के फंक्शंस को डिटरमिन करने के लिए करते हैं, यानी कि चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास जो लिवर है या हिपेटोसाइट्स है वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसके लिए जो टेस्ट कराते हैं उसमें हम टोटल प्रोटीन्स लेवल करवा लेते हैं, एल्ब्यूमिन्स करवा लेते हैं, ग्लोबुलिन्स हो गई, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, प्लेटलेट काउंट। अब हमने लिवर के डिफरेंट फंक्शंस देखे थे। ठीक है, उसमें से लिवर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये हमारे पास क्या करवा रहा होता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा रहा होता है। प्रोटीन्स में हमारे पास एल्ब्यूमिन्स आ जाती हैं, ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स के आगे डिफरेंट फर्दर फ्रैक्शंस होते हैं, तो हर एक के डिफरेंट फंक्शन है। इसके अलावा इन दोनों को फिर हम कंबाइनली, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को कंबाइनली हम कह देते हैं कि टोटल प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिवर से बन रही होती हैं, तो हम इनके लेवल्स को चेक करके ये देख सकते हैं कि लिवर अपना फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर। होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अब हमें पता है कि लिवर हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस करा रहा होता है। तो इसके अलावा हमारे पास लिवर क्या कर रहा होता है, डिफरेंट कोएगुलेशन प्रोटीन्स बना रहा होता है। ठीक है ना। तो कोएगुलेशन प्रोटीन्स एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स ये हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं, हमारे कोएगुलेशन पाथवे में यूज होते हैं। कोएगुलेशन पाथवे में हमारे पास क्या होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, फिर वो दोनों कंबाइन होते हैं, फिर हमारे पास फाइनल कॉमन पाथवे आता है। तो हमारे पास बेसिकली हम जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं ना, पीटी, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर कर रहा होता है। तो अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास हिपेटोसाइट जो है वो कोएगुलेशन प्रोटीन्स बना रहा है, जो कि आगे कोएगुलेशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं, और उस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो नॉर्मल आता है। लेकिन सपोज इन केस अगर हमारे पास क्या हो गया है, कोई एक्यूट या क्रॉनिक लिवर फेलियर हो गया है, या फिर लिवर की सिरोसिस हो गई है, ठीक है, लिवर का जो पेरेन्काइमा है ना, उसकी जगह हमारे पास फाइब्रस टिश्यू आ गया। ठीक है, और जब हमारे पास फाइब्रस टिश्यू आ गया, पेरेन्काइमा खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया, वो हमारे फंक्शन लॉस हो गया। तो जब हमारे पास लिवर का फंक्शन नहीं अपना परफॉर्म कर रहा होगा, तो उस नतीजे में क्या होगा, हमारे पास प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। ठीक है, जब हमारे पास कोएगुलेशन प्रोटीन्स नहीं बन रही होंगी, तो क्या होगा, हमारे पास कोएगुलेशन पाथवे नहीं सही चलेगा, और उसके नतीजे में क्या होगा, पीटी हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिकेट कर सकता है कि हमारे पास लिवर का फंक्शन जो है वो सही काम नहीं कर रहा, मतलब लिवर अपना सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन सम टाइम्स हमें पता है कि कुछ हमारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फैक्टर 2 हो गया, 7, 9, 10, प्रोटीन सी, प्रोटीन ऐसी हमारे पास क्या होती हैं, विटामिन के डिपेंडेंट होती हैं। तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बॉडी में ना विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, ये अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पाते, और हमारे पास जो पीटी है वो प्रोलॉन्ग्ड आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास कोएगुलेशन फैक्टर सही बन रहे होते हैं, लिवर सही होता है, कोएगुलेशन फैक्टर सही बन रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको विटामिन के चाहिए है, जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उनको विटामिन के चाहिए, तो जब विटामिन के ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं कर पाते। तो उस केस में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि क्या विटामिन के की कमी है जिस वजह से पीटी प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है, या फिर हमारे पास कोई फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, यानी कि लिवर डैमेज है, उस वजह से पीटी प्रोलॉन्ग है, तो उसको हम के लिए क्या करते हैं, हम इंट्रावेनस जो है विटामिन के देते हैं। ठीक है, उस आईवी विटामिन के जब हम देते हैं ना, तो अगर तो विटामिन के देने पे हमारे हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास उस पर्सन में विटामिन के की कमी थी, जिसकी वजह से पीटी प्रोलॉन्ग्ड आ रहा था। तो जब हमने उसको विटामिन के प्रोवाइड किया, तो उसका पीटी जो है वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर हम उसको विटामिन के दे रहे हैं, उसके बावजूद उसका पीटी प्रोलॉन्ग्ड ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को लिवर डैमेज है, यानी कि उसमें कोएगुलेशन फैक्टर सही नहीं बन रहे, इस वजह से उसका पीटी प्रोलॉन्ग्ड है।
ठीक है। देन इसके अलावा हम प्लेटलेट फंक्शन यानी प्लेटलेट काउंट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लिवर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, थ्रोम्बोपोइटिन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। थ्रोम्बोपोइटिन आगे हमारे पास बोन मैरो पे एक्ट कर रही होती है और वहां से हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करवा रही होती है। अब बेसिकली क्या होगा, सपोज अगर वही कोई लिवर डैमेज हो गया या सिरोसिस हो गई, लिवर फेलियर हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, लिवर अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं करेगा। लिवर सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो थ्रोम्बोपोइटिन नहीं बनेगी। थ्रोम्बोपोइटिन नहीं बनेगी तो हमारे पास प्लेटलेट्स जो है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगी। तो इसके थ्रू प्लेटलेट कर सकते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर कम है तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि लिवर सही काम नहीं कर रहा, लिवर का कोई डैमेज है जिसकी वजह से थ्रोम्बोपोइटिन नहीं बन पा रही और उस नतीजे में आगे हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि लिवर हमारे पास जब लिवर डैमेज होता है या लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर हो रहा होता है, जब लिवर नॉन फंक्शनल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर से बन रहे हैं, थ्रोम्बोपोइटिन भी लिवर से बन रही है जो आगे प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करवा रही है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या कहते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा होता है, प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाते हैं। तो ना ये समटाइम्स कंफ्यूज कर देता है उस कंडीशन को विद द डीआईसी। ठीक है, यानी कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, सारे प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स वगैरह सब कुछ कम हो रहा होता है। ठीक है, तो समटाइम्स ये हमारे पास कंफ्यूज हो जाता है विद द डीआईसी। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम उस केस में हम कराते हैं फैक्टर 8 के लेवल्स। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो फैक्टर 8 है ना, मतलब सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो हमारे पास लिवर से बन रहे होते हैं एक्सेप्ट फैक्टर 8। फैक्टर 8 जो है ये हमारे पास लिवर से नहीं बनता, ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल से बन रहा होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर तो हमारे पास लिवर अपना फंक्शन सही परफॉर्म, मतलब अगर लिवर फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स बन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लिवर अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो सारे फैक्टर, मतलब कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा होगा सिवाय फैक्टर 8 के। फैक्टर 8 प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें हम फैक्टर 8 के लेवल्स करवाते हैं। अगर तो हमारे पास फैक्टर 8 के लेवल नॉर्मल आते हैं ना, तो फिर हम कह देते हैं कि भाई अच्छा लिवर का मसला है, जिसकी वजह से बाकी फैक्टर्स कम है लेकिन फैक्टर 8 लेवल जो है वो नॉर्मल है क्योंकि वो लिवर से नहीं बन रहा, तो इसका मतलब कि लिवर का डैमेज है। लेकिन अगर फैक्टर 8 का लेवल भी हमारे पास कम हो जाए ना, फिर ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे पास ओवरऑल सारे ही फैक्टर्स की कमी है। इसके अलावा प्लेटलेट्स को भी हम चेक करते हैं, वो भी कम होते हैं, तो फिर हम फर्दर कर सकते हैं कि डीआईसी है। ठीक है, तो ये एक जनरल सी समरी थी कि हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं हिपेटोसेलुलर फंक्शंस को चेक करने के लिए। देन अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोटीन से। टोटल प्रोटीन्स बेसिकली मैंने बताया कि हमारे जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होती हैं, ग्लोबुलिन्स होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स। इन दोनों को हम कंबाइनली क्या कह रहे होते हैं, टोटल प्रोटीन कह देते हैं। ठीक है, टोटल प्रोटीन हमारे बॉडी में इसकी कंसेंट्रेशन या उसकी रेंज कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 6.5 टू 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो जब हम टोटल प्रोटीन के लिए टेस्ट करते हैं तो उसके लिए जो हम स्पेसिमेन लेते हैं वो हमारे पास होता है सीरम। देन इसके अलावा हमें जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि हमारे पास जो सैंपल हम ले रहे हैं ना, वो हमारे पास हीमोलाइज सैंपल ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। तो अगर हमारे पास हीमोलिसिस की कंडीशन होगी तो क्या होगा, आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी, अंदर जो आरबीसीज की प्रोटीन्स थी वो बाहर आ जाएंगी और जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो जो टोटल प्रोटीन की लेवल है उसको फाल्सली एलिविएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट पे अफेक्ट आता है, इसलिए हम ये मतलब जो हीमोलाइज सैंपल है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। देन हम लिए हमें टोटल प्रोटीन्स जो हैं वो किस चीज की डायग्नोसिस में या हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर रही होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास
इमेज को भी शो करा रही होती हैं कि प्रोटीन्स क्योंकि लिवर से बन रही होती हैं, अगर लिवर फंक्शनल नहीं है तो हमारे पास प्रोटीन का लेवल कम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा ना कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स जो हैं दोनों लिवर से बन रही हैं, और अगर इन दोनों को कंबाइनली हम टोटल प्रोटीन्स कह रहे हैं, तो अगर इन दोनों में से किसी एक भी प्रोटीन का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा तो वो हमारे पास किसको अफेक्ट करेगा, टोटल प्रोटीन के लेवल को, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर टोटल प्रोटीन का लेवल ज्यादा है, ठीक है, टोटल प्रोटीन का लेवल क्यों ज्यादा हो सकता है, एल्ब्यूमिन्स भी ज्यादा हो सकती हैं या फिर ग्लोबुलिन्स भी ज्यादा हो सकती हैं, ये दोनों ज्यादा हो सकती हैं, किसी भी वजह से हमारे पास टोटल प्रोटीन्स का लेवल ज्यादा हो सकता है। उसकी डिफरेंट वजूहात भी हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन में डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, जब डिहाइड्रेशन है उसमें वाटर कंटेंट कम है तो रिलेटिवली प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज्यादा शो होगा। या इसके अलावा क्रॉनिक इन्फेक्शंस वगैरह, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ग्लोबुलिन्स है ना, ठीक है, हमने बात की कि दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स में जो मोस्टली हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ना, वो हमारे पास होती हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स, यानी कि वो वाली प्रोटीन्स जो हमारे पास इन्फेक्शियस कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन वगैरह की कंडीशन में क्या हो जाती हैं, रेज कर जाती हैं। तो जब हमारे पास कोई इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन होगी तो क्या होगा, ग्लोबुलिन्स जो हैं उनका लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ ग्लोबुलिन्स जो हैं, सारी नहीं कह रही, मोस्ट ऑफ ग्लोबुलिन्स लेवल हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास टोटल प्रोटीन का लेवल हमें ज्यादा मिलेगा। या फिर हमारे पास पैरा प्रोटीनीमिया की कंडीशन हो सकती है। अब पैरा प्रोटीनीमिया क्या है, पैरा प्रोटीनीमिया बेसिकली हमारे पास ना ये प्लाज्मा सेल्स जो है ना उनकी नियोप्लास्टिक कंडीशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको हम मोनोक्लोनल गैमोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो सीरम है ना उसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास पैरा प्रोटीनीमिया में क्या होता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है और इसमें हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं, यानी कि मोनोक्लोनल एक्सटेंशन हो जाती है एंटीबॉडीज की। तो अगर मोनोक्लोनल, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी जो है ना वो हमारे पास गैमा ग्लोबुलिन्स यानी कि ग्लोबुलिन्स की क्लास से बिलोंग करती हैं, इसीलिए हमारे पास अगर पैरा प्रोटीनीमिया की कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, ग्लोबुलिन ज्यादा हो रही हैं तो ग्लोबुलिन्स के नतीजे में टोटल प्रोटीन का भी हमें लेवल ज्यादा मिलेगा। देन हमारे पास टोटल प्रोटीन लेवल कम किस में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एल्ब्यूमिन जो एक मेजर प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा की, अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम आ रहे हैं, हो सकता है लिवर का फंक्शन सही नहीं है, इस वजह से हमारे पास लिवर जो है वो एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन नहीं करवा रहा, तो एल्ब्यूमिन के लेवल लो हैं जिस वजह से टोटल प्रोटीन लेवल कम हो सकता है। या डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एल्ब्यूमिन के लेवल लो हो सकते हैं, तो ये हमारे पास ओवरऑल किसको अफेक्ट करें कि हमारा टोटल प्रोटीन का लेवल जो है ना वो कम आएगा। या इसके अलावा हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे पास वो होती है जो यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, यानी कि गैमा ग्लोबुलिन यानी कि गैमा ग्लोबुलिन की क्लास से बिलोंग करती हैं। तो अगर हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम है, वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि गैमा ग्लोबुलिन्स जो है उनकी कमी है, तो ओवरऑल टोटल प्रोटीन्स भी क्या होंगे हमारे पास, उनका लेवल भी हमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, टोटल प्रोटीन की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे हमारे पास जेदाल मेथड है, बायोरेट मेथड है और डाई बाइंडिंग मेथड है। तो बारी बारी देखते हैं। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट है जेदाल मेथड। इसका अगर मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में बताऊँ ना तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड को मतलब नाइट्रोजन सैंपल में जितनी नाइट्रोजन है ना उसको मेजर करते हैं और उसकी बेसिस पे हम टोटल प्रोटीन का लेवल बताते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन में हमारे पास अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में हमारे पास नाइट्रोजन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जदाल मेथड में हम नाइट्रोजन जो होता है ना सैंपल में उसको मेजर करते हैं और उसकी बेस पे हम रिजल्ट लेते हैं। तो अब अगर आपके पास सपोज सीरम आया है, ठीक है, सीरम आपके पास जब आया, आपको पता है कि सीरम में हमारे पास प्रोटीन्स तो होती हैं, प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होती ही होती है, लेकिन सीरम में हमारे पास प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कि वो प्रोटीन तो नहीं है लेकिन वो हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने तो प्रोटीन्स मेजर करनी है,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटीन्स को और उन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो सैंपल होता है हमारे पास सीरम का, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और हमारे पास नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि उसमें कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। प्रोटीन्स क्या हो जाती हैं, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट करती हैं और हमारे पास जो ट्यूब होती है उसके नीचे पैलेट बना लेती हैं, ठीक है। सुपरनेटेड में हमारे पास क्या रह जाता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो फिर हम क्या करते हैं, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो हमारे पास नीचे जो पैलेट बचता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रोटीन सेपरेट कर ली, प्रोटीन्स तो अभी हमें मिल गई, लेकिन हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन कंपाउंड को मेजर कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटीन्स की डाइजेशन करवानी पड़ेगी ताकि उसमें से हमें नाइट्रोजन कंपाउंड मिल सके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करवाने के लिए जो हमारे पास वो जो प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हुई होती है, उनका पैलेट बना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, साथ में उसको हीट करते हैं, ठीक है, 340 टू 360 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन क्या होती है, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जैसे हमारे पास प्रोटीन में डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और सल्फर हो गया, नाइट्रोजन। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये इनकी ऑक्सीडेशन करवाता है, और जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर जो है, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। इसके अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवा देता है इनटू अमोनियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब जो हमारे पास अमोनियम बाइसल्फाइड है, इसमें फिर हम अल्कली ऐड करते हैं, फर्दर फिर हम स्टैंडर्ड बोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास अमोनियम बोरेट आयंस बन जाते हैं, ठीक है। अमोनियम बोरेट जो बनता है, फिर हम उसकी HCl से टार्ट्रेशन करते हैं, देन फर्दर हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारे पास जिदाल मेथड होता है, लेकिन इसमें हमारे पास ना बेसिकली थोड़ा सा ड्रॉबैक ये आता है, इसमें हम ना एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट है ना, वो हमारे पास 16% है, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास कितना होता है, 15.1% टू 16.8%। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो फुली एक्यूरेट नहीं आते और रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास फुल एक्यूरेट मेथड नहीं है। जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास है बायोरेट मेथड। बायोरेट मेथड में बेसिकली क्या होता है, बायोरेट मेथड में हम किस चीज की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, हम पेप्टाइड बॉन्ड्स की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, और इसमें हमारे पास लिमिटेशन है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड सभी रिएक्शन वो कर पास ये है, एटलीस्ट 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हम अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, यानी कि सपोज पहले आपने सीरम लिया, सीरम में आपके पास क्या थे, प्रोटीन थी जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, ठीक है। आपने उसको अल्कलाइन से मीडियम प्रोवाइड किया, अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, इसके अलावा हमने क्यूपरिक आयंस डाले, क्यूपरिक आयंस ने क्या किया, क्यूपरिक आयंस ने उन पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ बाइंड किया और उनको चिलेट कर दिया, ठीक है। जब इसने उनके साथ चिलेट बनाया तो वो हमारे पास किस कलर का बनाया, वॉयलेट कलर चिलेट बना दिया, ठीक है। उसको हमने क्या किया, वो हमारे पास 540 नैनोमीटर में हमने उसकी एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर कर ली और हमारे पास रिजल्ट आ गया। देन इसके अलावा डाई बाइंडिंग मेथड्स होते हैं। डाई बाइंडिंग मेथड में हमारे पास ये होता है कि जो डिफरेंट हम डाइज यूज करते हैं उनकी प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करवाते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये होता है कि जो डाई होती है ना, उसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम पहले कुछ और होती है, फिर जब हम उसको प्रोटीन के साथ बाइंड करवाते हैं ना, तो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो चेंज हो जाती है। तो फिर हम उस चेंज को मेजर कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन के लेवल हो सकती हैं, जैसे ब्रोमोफिनोल ब्लू हो गई, अमाइडो ब्लैक हो गई, लिसामाइन, डिफरेंट हमारे पास इसमें डाइज यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्ब्यूमिन, ठीक है।
एल्ब्यूमिन अब हमारे पास हमने देखा था कि टोटल प्रोटीन्स थी, उसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन थी और ग्लोबुलिन थी। एल्ब्यूमिन जो है ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन और नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है। यानी कि हमने दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक हमारे पास होती है पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट और एक होती है नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स। तो जो हमारे पास एल्ब्यूमिन्स होती है ना, ये नेगेटिव एक्यूट फेज होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन में हमारे पास इनका लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। एक एल्ब्यूमिन होती है और इसके अलावा ग्लोबुलिन्स में हमारे पास ट्रांसफेरिन आती है, ठीक है। ट्रांसफेरिन बीटा ग्लोबुलिन से मतलब बीटा ग्लोबुलिन की क्लास से लिंक करती है, ठीक है, यानी कि बीटा ग्लोबुलिन है ट्रांसफेरिन, वो भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है, यानी कि एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन ये दोनों हमारे पास क्या करती हैं, अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इनका लेवल डिक्रीज कर जाता है। रेफरेंस रेंज की बात करें तो रेफरेंस रेंज हमारे पास 3.5 टू 5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है एल्ब्यूमिन्स की। फंक्शंस हमारे पास एल्ब्यूमिन के डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन हमारे पास मेजर इसका फंक्शन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास वो वाला प्रेशर है बेसिकली वेसल के अंदर रिटेन रखता है, ठीक है, यानी कि वाटर जो है ये ब्लड वेसल के अंदर वाटर को रिटेन रखता है और उसको बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो वो हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से। तो सपोज अगर क्या हुआ, किसी पर्सन में लिवर फेलियर हो गया, सिरोसिस हो गई, ठीक है, तो उसका क्या होगा? लिवर फंक्शन नहीं करेगा। लिवर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? एल्ब्यूमिन नहीं बनेंगी। एल्ब्यूमिन नहीं बनेंगी तो एल्ब्यूमिन क्या कर रही थी? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही थी। जब एल्ब्यूमिन नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा था? फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रख रहा था। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर रिटेन नहीं रह पाएगा और वहां से निकल के जो सराउंडिंग टिश्यू है वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है इंटरस्टिशियम वगैरह में, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं एडीमा हो जाता है। भी हो सकता है हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज का हो जाए, उसको हम पीडल एडीमा कह देते हैं, या फिर अगर पेरिटोनियल कैविटी में हमारे पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो वगैरह कह देते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिम्टम्स हमें शो होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास एल्ब्यूमिन के लेवल में कमी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन हमारे पास पीएच को बफर करती है, ठीक है, यानी कि पीएच को मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो एल्ब्यूमिन होती हैं ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं इसलिए हमारे पास ये हाइड्रोजन आयंस को बाइंड कर सकती हैं, तो इस तरह ये हमारे पास पीएच को मेंटेन रखती है। या इसके अलावा हमारे पास ब्लड में ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन हो गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, हमने बिलीरुबिन में देखा था उसके मेटाबॉलिज्म में कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हमारे पास एल्ब्यूमिन बाइंड करती है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स हैं तो ये हमारे पास इनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट कराती है इन द प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि इसकी इंक्रीज और डिक्रीज कंसेंट्रेशन किन किन कंडीशन में हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उस कंडीशन में हमारे पास एल्ब्यूमिन का लेवल कम है, ठीक है। इसके अलावा लिवर डिजीज हो गया, यानी कि लिवर फंक्शनल नहीं है तो एल्ब्यूमिन बना ही नहीं रहा है, में सपोर्टिक सिंड्रोम क्या हो गया, जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो हमारे पास क्या हो रही है? यूरिन के थ्रू लॉस हो रही है और ओवरऑल बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहे या एब्जॉर्प्शन का कोई मसला है प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स की, जिसकी वजह से आगे प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म और बर्न्स की कंडीशन हो सकती है या फिर डाइल्यूशन हो जाती है। डाइल्यूशन कैसे कि अगर हमने एक्सेसिव इनटेक कर लिया है वाटर का या कोई लिक्विड्स का इन्फ्यूजन हो गई है इंट्रावेनसली, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है? डाइल्यूशन हो जाती है और रिलेटिवली हमारे पास क्या हो जाता है? फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन का लेवल कम देखने को मिलता है।
इसके अलावा हमें इंक्रीज कंसंट्रेशन किन कंडीशंस में देखने को मिल सकती है, यानी कि एल्ब्यूमिन का लेवल इंक्रीज किन कंडीशंस में हो सकता है उस पर्सन में डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम या लिक्विड का वॉल्यूम कम हो, जिसकी वजह से रिलेटिवली हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिले। या फिर हमारे पास हो सकता है कि एक्सेसिव इन्फ्यूजन करवा ली हो एल्ब्यूमिन की, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन हो गई हो, जिसकी वजह से भी हमारे पास एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकती है। देन एल्ब्यूमिन को कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन मेथड है, ठीक। सॉल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड, इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, हाँ, मेजर करना है एल्ब्यूमिन्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एल्ब्यूमिन्स को सेपरेट करना पड़ेगा ग्लोबुलिन से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि हम उसमें हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट ऐड कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबुलिन्स हमारे पास प्रेसिपिटेट कर जाएंगी और एल्ब्यूमिन्स जो है वो हमारे पास सुपरनेटेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो जब हमारे पास एल्ब्यूमिन सुपरनेटेंट में आ जाएंगे, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय द बायोरेट मेथड, यानी कि सेम वो क्यूप्रिक आयन जो है वो क्यूप्रिक आयंस जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनके साथ वॉयलेट कलर चिलेट देंगे और जिसको हम फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर कर लेंगे। लेकिन इस मेथड में हमारे पास इंटेंसिव लेबर यूज होती है। तो इसके अलावा हम डाई बाइंडिंग मेथड यूज करते हैं, इसमें डिफरेंट डाइज यूज हो सकती हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गई, 2,4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बेंजोइक एसिड, इसके अलावा ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन होगी, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल हो गई, और ये हमारे बेसिकली डाइज यूज हो सकती हैं, ठीक है। इस की पहले एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम कुछ और होती है, जब ये हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे तो इनकी हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है वो शिफ्ट हो जाएगी, डिटरमिन कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसकी इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इनके मैसेज या डेंसिटी की बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक्यूरेट मेथड है और इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स के फ्रैक्शंस भी हमें सेपरेट होके मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारे पास है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स बेसिकली हमारे पास हमने देखा कि दो तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स थी, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स। मोस्ट अबंडेंट थी हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन उसके बाद आती है हमारे पास ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो है ना, ये हमारे पास इसके ना डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, या आप कह लें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास कहती है अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स और गैमा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये चार फ्रैक्शंस हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा। आगे इन सब फ्रैक्शन में ना डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद हैं जो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे कि अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स है, इसमें हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आ सकती है, अल्फा 1 फीटोप्रोटीन होगी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, अल्फा 1 लिपोप्रोटीन, अल्फा 1 एंटी काइमोट्रिप्सिन, इंटर अल्फा ट्रिप्सिन इनहिबिटर और जीसी ग्लोबुलिन। ये सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और ये सारी किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, अल्फा 1 ग्लोबुलिन से। इसके अलावा हमारे पास हेप्टोग्लोबिन हो गई, सेरुलोप्लाज्मिन हो गई, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन, ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन से, ठीक है। ये इन सब के ना डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा इसी तरह हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन्स हैं। बीटा ग्लोबुलिन्स में हमारे पास आती हैं प्री बीटा लिपोप्रोटीन, ट्रांसफेरिन हो गई, हीमोपेक्सिन हो गई, बीटा लिपोप्रोटीन, बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन और सीआरपी वगैरह। देन लास्टली हमारे पास गामा ग्लोबुलिन का फ्रैक्शन आता है। गामा ग्लोबुलिन्स में हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाती हैं, जैसे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजी और आईजीडी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट उसके फ्रैक्शंस आ जाते हैं ग्लोबुलिन के। अब हमारे पास हम ग्लोबुलिन्स को मेजर कैसे करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स नहीं, बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम टोटल प्रोटीन मेजर कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बायोरेट मेथड है उसके थ्रू हम टोटल प्रोटीन मेजर कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन का लेवल मेजर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि टोटल प्रोटीन में से ना एल्ब्यूमिन को माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास क्वांटिटी बचती है वो हमारे पास किसकी होती है, ग्लोबुलिन्स की। नॉर्मली हम ऐसा भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमें डायरेक्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लाइकोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, क्या होता है
जब हम उसको ग्लाइकोजेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो क्योंकि जो हमारे पास क्या कहते हैं ग्लोबुलिन्स में 2 to 3% ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है, ये हमारे पास क्या करता है ग्लाइकोजेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक आयन एंड इन एसिडिक मीडियम, और हमें क्या देता है पर्पल कलर देता है, जिसको देन हम मेजर कर लेते हैं और क्वांटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल से मेथड्स है जिनके थ्रू हम ग्लोबुलिन्स को मेजर कर सकते हैं। अब समटाइम्स हम क्या करते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की रेशियो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की रेशियो कैसे होती है कि हम जो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन, तो इसको हम कह देते हैं एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो या फिर एजी रेशियो। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें डिक्रीज एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो किन कंडीशन में देखने को मिलती है और एलिवेटेड एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो किन कंडीशन में देखने को मिलती है। तो अगर आप देखें एजी रेशियो किन कंडीशन में कम हो सकती है, अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाए तब एजी रेशियो कम हो सकती है, या ग्लोबुलिन्स का लेवल ज्यादा हो जाए तब एजी रेशियो कम हो सकती है। ठीक है, यानी कि एल्ब्यूमिन जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है और ग्लोबुलिन इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो डिक्रीज एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन ये किन कंडीशन में हो सकती है? हो सकता है लिवर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस ना कर रहा हो, लिवर में डैमेज हो, या ये भी हो सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, किडनी की डिजीज जिसकी वजह से हमारे पास जो इन द यूरिन डिक्रीज ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन में हो सकती है, माइलोमा की कंडीशन हो यानी कि पैराप्रोटीनीमिया की कंडीशन आ सकती है, जिसमें हमारे पास गामा ग्लोबुलिन का फ्रैक्शन रेज कर जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई या रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, जिसे कि मैंने बताया कि ग्लोबुलिन्स में जो बहुत सारी हैं वो हमारे पास पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स हैं एक्सेप्ट ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन हमारे पास नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन ज्यादा होंगी तो ओवरऑल ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एजी रेशियो हमारे पास कम हो जाएगी। और एजी रेशियो हमारे पास एलिविएट कब कर सकती है कि अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन या तो ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास कम कर एलिविएट कर जाएगी, या फिर हमारे पास ग्लोबुलिन की रेशियो या ग्लोबुलिन की वैल्यू कम हो जाए, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो हमारे पास एजी रेशियो एलिवेट कर सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि लिवर का कोई डैमेज हो जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबुलिन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, तो भी हमारे पास क्या हो सकता है एजी रेशियो एलिवेट कर सकती है। ये इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल हमारे पास वो टेस्ट जिनके थ्रू हम रहे हैं कि नहीं हो रहे।